आज़ादी से पहले और बाद के इंडिया में क्या चेंज आया है और आज हमारे देश की दुनिया में क्या पोजीशन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया जिसके पास इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं था, वो आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंडिपेंडेंस या फिर आज़ादी, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे आज़ाद होते ही सब कुछ मिल गया हो। कुछ लोगों को लगता है कि हमने ब्रिटिशर से चाय, रेलवे और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह बहुत कुछ इनहेरिट किया और बस चल दिए डेवलपमेंट की राह पर बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत से अंग्रेजों को निकालना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बाद इंडिया की कंडीशन को सुधारना उससे भी बड़ा चैलेंज था। उस समय के लीडर्स के कंधों पर बोझ था इंडिया की कंडीशन को हर तरीके से इंप्रूव करने का, सोशली, इकोनॉमिकली या फिर इंटरनेशनली। सोचकर देखिए, इंडिया का लो लिटरेसी रेट, जहां अप्रोक्सीमेटली 88% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां रोड, रेलवेज और अदर पब्लिक यूटिलिटीज देश की जनता की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। यहाँ के लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल्स भी हमारी इकोनॉमी पर एक बर्डन थे। जिन लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी जैसे कि फूड, वाटर, हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, और इन सब के बाद रिलीजियस टेंशंस थी। आज जैसे हमारे देश के नागरिक गर्व महसूस कर रहे हैं इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखकर, उस समय रिलीजियस और एथनिक टेंशंस की वजह से देश के बहुत से हिस्सों में वायलेंस से हमारे देश की यूनिटी खतरे में थी, जिसका ब्लेम हम पाकिस्तान की पार्टीशन पर भी डाल सकते हैं, जिसके साथ हमारे आज तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चारों तरफ बस डर का माहौल था और वेस्टर्न कंट्रीज प्रेडिक्टेड कि हम एज अ कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस देश के काबिल लीडर्स ने कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करके इंडिया को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2027 तक इंडिया जर्मनी और जापान को ओवरटेक करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में से एक है, थैंक्स टू इंडियन कंपनीज लाइक टीसीएस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज में वर्ल्ड लीडर्स हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। 2011 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 74% तक ग्रो हो चुका था। करंटली इंडिया में 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में एनरोल किया है। यही नहीं, इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी मेजर इंटरनेशनल हब बन गया है। और अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए वन ऑफ द टॉप प्लेसेस बन गया है। स्किल्ड डॉक्टर्स और नर्सेस की भी इंडिया में अब कोई कमी नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ केयर कास्ट भी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेरिजन में काफी कम है, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, रेस, जेंडर और इनकम। बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल रही हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज चाइना पर अपनी इंडिपेंडेंसी कम करना चाहती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें काफी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रिलीफ, चीप लेबर। इससे यहाँ के लोकल लोगों को, मतलब जो इंडियंस हैं, उन्हें जॉब्स मिले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, शुगर, मिल्क, पल्सेस, जूट, कॉफी, स्पाइसेस का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। एंड जस्ट लाइक ई कॉमर्स, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेनी मोर सेक्टर्स इन इंडिया आर बूमिंग। इन्हीं रीजंस की वजह से हमारी सॉफ्ट पावर इस हद तक इंक्रीज हुई है कि हमने यूएस और यूरोप के इतने प्रेशर के बाद भी रसिया से सस्ते दाम पर ऑयल इंपोर्ट किया। एंड वी आर द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी यूएसए और रसिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन ये सब चेंजेस ओवरनाइट नहीं हुए, इनके पीछे कई सारे साल और कई सारे कैपेबल लीडर्स का हार्ड वर्क है। अगर हम अपनी जर्नी को ब्रीफ में सम करें तो 1947 से 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ने प्रिंसली स्टेट को यूनिट किया। 1950 में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और एक सॉवरेन स्टेट बन गया, जो कि एक मोन्यूमेंटल स्टेप था स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क स्टेब्लिश करने की तरह। 1951 से 74 के दौरान 5 साल प्लान इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया और ग्रोथ के लिए स्टेप्स लिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन जैसी चीजों पर काफी फोकस किया गया। इसी फेज में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को विटनेस किया गया, और इस रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ इंडिया को फूड शॉर्टेज से मुक्ति दिलाई, बल्कि फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। इंडिया ने इस रिवॉल्यूशन के बाद से ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया, जिसकी बदौलत आज इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। 1974 में सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिनकी वजह से हम बॉर्डर टेंशंस को काफी हद तक रिलीफ कर बाकी सेक्टर्स में फोकस कर पाए। 1991 में इकोनॉमिक लिबराइजेशन, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए इंडिया ने इकोनॉमिक लिबराइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने डोर ओपन कर दिए। इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसरो ने भी चंद्रयान, मंगलयान जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करके इंडिया को प्राउड फील करवाया, और वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म्स पर इंडिया ने काफी वर्क किया। ये थे अ फ्यू ऑफ द मेनी माइलस्टोन्स जो इंडिया ने अचीव किए हैं, क्योंकि अगर हम सारे कवर करने बैठ गए तो यह वीडियो न जाने कितने घंटों का बन जाए और फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।